स्वागत है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उससे जुड़े कुछ नोट्स और जो मुख्य बातें हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये सोर्सेज असल में पैसे, निवेश और दौलत को लेकर हम कैसे सोचते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, उसे समझने पर फोकस करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस इस पर उतनी निर्भर नहीं करती कि आप कितने स्मार्ट हैं। अच्छा। हाँ, बल्कि इस पर ज्यादा निर्भर करती है कि आपका बर्ताव कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है। ये तो सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। हम तो सोचते हैं ज्यादा जानकारी बेहतर नतीजे। हाँ, लगता है, पर लेखक का तर्क ये है, और काफी मजबूत तर्क है, कि पैसे से जुड़े फैसले हम सिर्फ लॉजिक या स्प्रेडशीट देखकर नहीं लेते। अक्सर इसमें हमारी भावनाएं, हमारा डर, हमारा लालच, समाज क्या कहेगा, ये सब चीजें हावी हो जाती हैं। इसीलिए अच्छा व्यवहार रखना, जैसे कि सब्र रखना या एकदम से आवेश में आकर कोई फैसला न लेना, वो ज्यादा जरूरी हो जाता है, कभी कभी स्मार्ट होने से भी ज्यादा। तो सिर्फ फाइनेंशियल नॉलेज होना ही काफी नहीं है, हमें अपनी भावनाओं को भी समझना होगा। बिल्कुल, हाउसल इसी बात पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब बाजार ऊपर नीचे होता है, तब बड़े बड़े बुद्धिमान निवेशक भी डर या फिर बहुत ज्यादा उत्साह में आकर गलतियां कर बैठते हैं। हाँ, ये तो देखा है। तो अपनी इमोशनल रिएक्शंस को पहचानना और उन्हें काबू में रखना, ये उतना ही जरूरी है जितना कोई मुश्किल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी समझना। एक और बात जो इन नोट्स में है वो अमीर बनने के तरीके पर है। हम सोचते हैं ज्यादा कमाओ, अमीर बन जाओ, पर यहाँ बचत पर जोर कुछ ज्यादा ही है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। किताब का तर्क है कि आपकी इनकम कितनी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आप उसमें से बचाते कितना है। आप देखिए, ज्यादा कमाने वाले लोग भी अगर सब उड़ा दें तो वो गरीब रह सकते हैं, और कम कमाने वाला भी अगर लगातार बचाता रहे तो वो अमीर बन सकता है। हाँ, ये एक क्या कहते हैं, व्यवहारिक सच्चाई है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं, है ना? तो असली दौलत वो है जो खर्च नहीं हुई। और फिर यही बचत जुड़ जाती है एक और बड़े पावरफुल सिद्धांत से, कंपाउंडिंग, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, कंपाउंडिंग की ताकत, मतलब आपका पैसा जो कमा रहा है वो कमाई भी फिर से इन्वेस्ट होकर और कमाई करती है। हाउसल इसे दौलत बनाने का असली जादू मानते हैं। पर इसमें एक पेंच है। क्या? ये कोई तेज रफ्तार वाली चीज नहीं है। इसमें वक्त लगता है, धैर्य चाहिए, सालों शायद दशकों का। अच्छा। तो लगातार इन्वेस्ट करते रहना, बाजार चाहे जैसा भी हो, ऊपर हो नीचे हो, टिके रहना, यही असली कुंजी है। छोटी बचतें भी समय के साथ बहुत बड़ी बन सकती हैं। लेकिन यहीं पर एक चेतावनी भी है जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, कि हमेशा थोड़ा और पाने की जो इच्छा है वो नुकसान कर सकती है। ये कैसे? हाँ, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेखक ये समझाते हैं कि थोड़ा और की चाहत का कोई अंत नहीं होता। ये एक गोल पोस्ट है जो हमेशा आगे खिसकता रहता है, और इस थोड़े और के चक्कर में लोग कभी कभी वो चीजें भी दांव पर लगा देते हैं जो उनके पास पहले से हैं और जिनकी उन्हें सच में जरूरत है। जैसे उनकी इज्जत, उनकी आजादी, परिवार, दोस्त, इन चीजों के लिए जिनकी शायद उन्हें जरूरत भी नहीं है, बस वो थोड़ा और चाहिए। तो ये समझना कि कितना काफी है, मतलब संतुष्टि, ये फाइनेंशियल सक्सेस का एक बहुत जरूरी पर अनदेखा पहलू है। ये आपको बेवजह के रिस्क लेने से बचाता है। तो अगर हम पूरी बात को देखें, पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं है, इसका असली मकसद कुछ और है। बिल्कुल। इस किताब के नजरिए से देखें तो पैसे की सबसे बड़ी कीमत लग्जरी या महंगी चीजें नहीं, बल्कि आजादी है, स्वतंत्रता। किस तरह के? अपने समय पर आपका कंट्रोल होना, आप क्या काम करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, किसके साथ करना चाहते हैं, इसकी आजादी। मुश्किल वक्त में ये जानना कि आप सुरक्षित हैं, पैसा आपको विकल्प देता है, ये है असली दौलत। और शायद इसीलिए दूसरों से अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन की तुलना करना बेकार है। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि हर किसी के हालात अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं, रिस्क लेने की क्षमता अलग है, और हाँ, किस्मत भी, भाग्य का भी रोल होता है। हाउसल याद दिलाते हैं कि हम अक्सर दूसरों की सफलता की सिर्फ ऊपरी चमक देखते हैं, उसके पीछे का संघर्ष, या उन्होंने कितना रिस्क लिया, या किस्मत ने कितना साथ दिया, वो सब हम नहीं देख पाते। सही बात है। तो किसी और की कहानी देखकर उसकी नकल करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल यात्रा आपकी अपनी होनी चाहिए, आपके लक्ष्यों के हिसाब से। तो निचोड़ क्या निकलता है इन सब बातों का?
ऐसा लगता है कि ये पूरा पैसे का खेल, ये गणित कम और साइकोलॉजी ज्यादा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मुख्य बात यही है, पैसे के साथ हमारा जो रिश्ता है वो काफी हद तक मनोवैज्ञानिक है। हमारा व्यवहार, हमारा सब्र, हमारी सोच, हमारी उम्मीदें, हमारे डर, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम फाइनेंशियली कितने सफल होंगे। एक तरह से पैसे को समझना मतलब काफी हद तक खुद को समझना है। हाँ, जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी आदतों को, अपने अंदर बैठे डर या लालच को पहचानते हैं, शायद तभी हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता, अपनी सीमाएं जानना, ये समझना कि कहाँ हम भावनाओं में बह जाते हैं, और ये मानना कि हम हमेशा 100% लॉजिकल नहीं होते, ये सब स्वीकार करना ही एक बेहतर फाइनेंशियल जिंदगी की तरफ पहला कदम हो सकता है। और शायद श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, ये जानने के बाद कि पैसे से जुड़े फैसले इतने पर्सनल और व्यवहार पर टिके होते हैं, क्या हम अपने फाइनेंशियल गोल्स या प्लान्स को किसी अलग नजरिए से देख सकते हैं? क्या सफलता का मतलब सिर्फ आंकड़ों से हटकर कुछ और भी हो सकता है? शायद वो आज़ादी, वो सुकून जिसकी बात आप कर रही थी।